हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का सोशल स्टडीज का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। यहाँ पर जो है कोटेशन दी हुई है। इसका है मतलब है कि जो हल्का सा चेंज भी होता है ना वेदर में, तो उससे कई सारी नई नई चीजें क्रिएट होती हैं। उसके साथ साथ हमारे अंदर भी कुछ बदलाव होता है। ओके, जैसे कि हमारा मूड भी फ्रेश होता है, हमारा मूड चेंज भी होता है। ओके, हमारे परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ना बहुत ज्यादा घना कोहरा देखने को मिल रहा है, उसके बाद में सूरज की किरणें आती हैं, है ना, तो एक मोटिवेटेड फील करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसके बाद में जो है बारिश होने लगी है ना, तो थोड़ा-सा रिलीफ दे कर के जाती है हमें बारिश, तो हम फ्रेश फ़ील करते हैं। ऐसे ही ना हल्का-सा भी चेंज होता है तो हमें वो अफ़ेक्ट करता है वेदर का। यहाँ पर देखो रेगिस्तान दिखाया गया है, फिर जो है यहाँ पर हॉट डेज़र्ट है ना? तो और यहाँ पर जो है कोल्ड डेज़र्ट है ना? तो ये देखो यहाँ पर जो है टॉर्नेडो लाइक सिचुएशन बताई हुई, यहाँ पर जो है गार्डन वग़ैरह, तो अलग-अलग मौसम देखने को मिलते हैं हर जगह हमको, है ना? तो हम मेज़र करेंगे जो किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं वेदर को अपने आस-पास, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर में। ओके, और जो वेदर के प्रिडिक्शन होते हैं ना, वो किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे ना पहले से ही बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, या फिर जो है साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आने वाला है, तो पहले से प्रिपेयर हो जाएँ, है ना? बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर तूफ़ान आ रहा है या फिर सूखा पड़ने वाला है, इस साल सूखा पड़ सकता है, हीट वेव हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो गर्म हवाएँ चलेंगी। ऐसे प्रिडिक्शंस कैसे कर लेते हैं? हमारे देश में भी एक ऑर्गनाइज़ेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन, जो कि ऐसे प्रिडिक्शन करती है, लोगों को अवेयर करती है कि ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ओके, तो वेदर और उसके एलिमेंट, जब आप जो है ठंडी में जब उठते हो मॉर्निंग में, आप कँपकँपाते हो, है ना, ठंडी लगती है। ओके, आप जो है मोटे-मोटे कपड़े निकाल कर के पहन लेते हो, अपने आप को गर्म कर लेते हो। ओके, तो इस समर में देखो, समर में अगर बात करें, ये तो हमने विंटर की सिचुएशन देखी कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना, मोटे कपड़े पहनते हैं। बाकी जो है समर में हम देखें तो ऐसे ही क्लोथ्स पहनते हैं जिसमें हम ठंडे फील करें और कंफर्टेबल फील करें। ज़्यादातर लोग व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं ना, जो गर्मियों में। ओके, तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी सिग्नल जो है देता है हमको कि हमको इस मौसम में इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। ओके, तो हम भी सेंस कर पाते हैं, हमारी बॉडी भी सेंस कर पाती है कि वेदर चेंज हो गया है, मौसम बदल गया है। ओके, जैसे नहीं कई लोगों को फीवर आने लगता है, सर्दी जुकाम होने लगता है, तो वो जो है थोड़े नाजुक होते हैं, वेदर जैसे ही चेंज होता है तो उनको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो कई सारे वो अडेप्ट नहीं कर पाते उस चेंजेस को। ओके, तो वेदर से हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है। अब वेदर होता क्या है ये हम देखते हैं। वेदर स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो ना गैसेस हमारे अर्थ के आसपास है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो गोला है एक, ठीक है? गोला के आस-पास जो है यहाँ पर गैसेज़ बना है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है? कई सारी गैसेज़ पाई जाती हैं, जो हमारी अर्थ को जो रहने लायक भी बनाती हैं, ओके? तो यहाँ पर देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर है पर्टिकुलर टाइम पे और प्लेस पे, तो इसको वेदर कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे और प्लेस पे जब भी ऐसा मौसम होता है ना, तो उसको वेदर कह देते हैं। और एक जो पूरा एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो क्लाइमेट की बात करते हैं, ओके? वेदर छोटा टर्म है, क्लाइमेट बड़ा टर्म है। ठीक है? तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? वही जो हमने आपको बताया, लेयर्स ऑफ गैसेस अराउंड द जो सराउंड करती है हमारे प्लैनेट के आस-पास है, जो हमारा ब्लू प्लैनेट है ना अर्थ, उसके आस-पास जो गैसेस हैं उसको कहते हैं हम, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना? तो गैसेस जो है इन्हीं को हम एयर भी कह देते हैं। तो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को ना हम केक की तरह केक से कंपेयर कर सकते हैं। केक में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा क्रीम वाली और ज़माने भर की लेयर होती है। ऐसे ही जो है हमारी जो अर्थ के आस-पास भी लेयर्स हैं। जैसे कि ना यहाँ आस-पास सबसे पहले आएगी ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है? ट्रोपोस्फियर आती है, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसी जो है लेयर्स हैं। फिर उसके बाद में जो है स्पेस हो जाता है, ठीक है? तो स्पेस आ जाता है उसके बाद में। तो ये अर्थ की हमारे आस-पास जो लेयर्स बनी हुई हैं गैसेस की। ओके, तो सबसे पहली जो होती है ट्रोपोस्फियर, ये देखो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर है ना? तो ये देखने को मिले यहाँ पर जितने भी वेदर के जो क्लाइमेट के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पर जितने भी लैंड बेस्ड प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन्स जब जो भी रह रहे हैं ना, रहते हैं और जो है साँस लेते हैं, है ना? तो इसी को हम जो है वेदर फिनोमेना भी कह सकते हैं, मतलब कि इस जगह पर ट्रोपोस्फियर पे सारे के सारे वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं, है ना? तो हम इसको देखेंगे इस चैप्टर में। सर जो ट्रोपोस्फियर है 6 से लेकर के 18 किलोमीटर की हाइट तक होती है। जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ के 6 से किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक हमको ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगी। ठीक है? ये थिक नहीं होती है पोल्स में, ठीक है? पोल्स में ज़्यादा थिक नहीं होती है ये। यहाँ पर पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ओके? तो यहाँ पर जो है क्योंकि कोल्ड एयर होती है,
और जो ना यहाँ पर ठंडी हवाएँ होती हैं और जो ट्रॉपिकल ज़ोन होता है ना, ट्रॉपिक इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी ट्रैप सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, ठीक है? तो ये जो होता है ट्रॉपिकल ज़ोन होता है ना, यहाँ पर जो है गर्म हवा होती है, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल जो ये ट्रोपोस्फियर है ना, ये थिक होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप और भी पढ़ोगे साइंस क्लासेस में अपनी, है ना? तो हम यहाँ पर जो है कई सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि हॉट वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंडी है या फिर जो है बारिश का मौसम हो रहा है, क्लाउडी है ना? बादल देखने को मिले, उमस पड़ रही है, ह्यूमिड एंड स्नोई है, विंडी है। तो ऐसे कई सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम डिस्क्राइब करते हैं वेदर को जिस तरीके का हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि समर है, बहुत हॉट देखने को मिल रहा है, तो हम बोलेंगे हॉट वेदर कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है? ठंडी देखने को मिल रही है, ठीक है? टेम्परेचर बहुत कम होता जा रहा है, तो हम बोलेंगे कोल्ड वेदर कंडीशन है ना? तो हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ वेदर दिए गए हैं, तो वेदर के एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं? टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं हम, टेम्परेचर आता है वेदर के अंदर, तो टेम्परेचर गर्म ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हॉट है, ठीक है? कम है तो कोल्ड है ना? तो एटमॉस्फेयर में किस तरीके का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में एनी फॉर्म जो वाटर का होता है, गिरता है ना जब आसमान से गिर रहा होता है, जैसे कि रेन हो गई, पानी गिर रहा है, स्नो गिर रही है, स्लेट गिर रही है, हेल है, ठीक है? स्लेट हो गया कि पूरा तो नहीं जमा है, पर थोड़ा-थोड़ा जमा जो होता है ना, वो कह सकते हैं आप जो पार्टली फ्रोज़न जो रेन होती है, ठीक है? और हेल हो गया कि जो नहीं ओले ओले गिरते हैं ना, हार्ड होता है, स्मॉल आइस बॉल्स होती हैं जो गिरती हैं ऊपर से, ठीक है? और जो स्काई से जो भी गिर रहा होता है ना उसको प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। थर्ड चीज़ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो हमारे ऊपर ना एक दबाव बना हुआ है एयर का, ठीक है? तो हमारी अर्थ में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये देखा जाता है ना? कि दबाव बना हुआ है इसलिए हम जो है अर्थ में अच्छे से जी पा रहे हैं, ठीक है? तो एक एयर प्रेशर होता है सबके ऊपर, ओके? मतलब पूरी अर्थ में है। विंड की बात करते हैं, विंड जो है मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ठीक है? इसकी स्पीड और डायरेक्शन, तो ये तीनों चीज़ों को देखा जाता है। एयर जैसे मूवमेंट करती है ना, आप बोलते हैं जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है एयर, ठीक है? तो हाई प्रेशर जो होता है क्या टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है ना, तो हाई प्रेशर जैसे कि ठंडी हवाएँ होती है ना, तो वहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है और जो गर्म हवाएँ होती है ना, वहाँ पर जो है लो प्रेशर देखने को मिलता है। गर्म हवाएँ में आप देखो गर्म चीज़ होती है ना, उसमें पार्टिकल्स दूर-दूर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर देखने को मिल रहा है और हाई प्रेशर जो होता है, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पास-पास देखने को मिलते हैं पार्टिकल्स। ओके, तो कोल्ड एयर से ना यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है एयर हमेशा। ठीक है? तो ह्यूमिडिटी जहाँ पर वाटर वेपर कितने हैं एयर में है ना, वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में। 3 फॉर्म होते हैं जो गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। तो फॉर्म अगर हम पानी की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में हमने पानी को देखा है, गैस की फॉर्म में भी होता है वेपर जब आप उबालते हो ना पानी को, तो सारा का सारा उड़ जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। सॉलिड जब आइस बनता है, ठीक है? जब आइस हम देखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म हो जाता है। ओके? यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है क्या आप इमेजिन करो कृष्णन है जो चेन्नई से कृष्णन बिलॉन्ग करता है जो बात कर रहा है अपने दोस्त आमिर से कश्मीर में। कृष्णन बताता है आमिर को कि चेन्नई में ना थोड़ा चिली एनवायरनमेंट देखने को मिला है वहाँ पर जो वेदर जो है वहाँ पर जो पानी गिरा था पिछली रात, ठीक है? तो आमिर बोलता है कि कितनी ठंड है वहाँ पर, है ना? मतलब फ़ील हो रहा है कि ठंड वग़ैरह है। तो कृष्णन किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा आमिर को, क्या कोल्ड है कि नहीं, वहाँ पर ठंड है कि नहीं? ओके। क्योंकि कृष्णन के लिए जो ठंड हो सकती है, वो आमिर के लिए कुछ भी नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि आमिर तो कश्मीर में रहता है, वो तो आइसी इलाके में रहता है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड देखने को मिलती है। तो कृष्णन के लिए अगर बहुत कम ठंडी भी होगी ना, तो वो आमिर के लिए कुछ भी नहीं कहलाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफ़िकल्ट है कृष्णन किस तरीके से बताए आमिर को कि कितना जो वहाँ पर देखने को मिली है ठंड वग़ैरह है ना, कैसा क्लाइमेट है सॉरी वेदर है वहाँ का। ओके, तो इसलिए ना मेज़र किया जाता है टेम्परेचर को ताकि हम बता सकें। ऐसे ही अदर एलिमेंट्स भी होते हैं टेम्परेचर को जिनके मेज़र किया जाता है, ठीक है? दूसरे जो वेदर के हमने देखा ना अभी टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ज़माने की चीज़ें। तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं वेदर को, एक कॉमन स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से। ओके, तो शुरू से ही ना ह्यूमन जो है बहुत ही क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं नेचर को, ठीक है? नेचर से हमारा बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन रहा है, ठीक है? ह्यूमन्स का। तो यहाँ पर जो है वो लर्न करते हैं जो सिग्नल्स जो फ़ोरकास्ट किए जाते हैं वेदर में। फ़ोरकास्ट जो पहले से हम प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? एडवांस में हमने बता दिया कि बारिश हो सकती है। जैसे कि ना जो बर्ड्स होती हैं, जो
जो पक्षी होते हैं वो ना बहुत ही जैसे कि नीचे को उड़ रहे हैं, ठीक है? जब चींटियाँ होती हैं ना अपने अंडे जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती हैं, तो हमारे पापा ने बताया था हमें कि जब चींटियाँ ऐसे अंडे शिफ्ट कर रही होती है ना, तो पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है और बारिश होने लगी थी फिर। तो ऐसे ना पता चल जाता है स्क्विरल्स जो होती हैं अपना ना नट्स वगैरह सब इकट्ठे करने लगती हैं, अपना खाना वगैरह। फ्रॉग्स जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें निकालने लगते हैं, क्रोकिंग करने लगते हैं लाउडली, ठीक है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है पाइन कोन्स की। पाइन कोन्स की अभी पिक्चर दिखाएँगे हम आपको, तो वैसी क्लोजिंग होने लगती है और खुलने लगता है। तो इससे ना हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि बारिश होने वाली है, तूफ़ान आने वाला है कि नहीं, है ना? तो ये नॉलेज जो है पास्ड हुआ है हमारी जनरेशन टू जनरेशन। पहले की जनरेशन को ये पता था तो उन्होंने अपनी जनरेशन को बताया, फिर उसके बाद में दूसरी जनरेशन को, ठीक है? तो इस तरीके से बता देते हैं। इवन टुडे आज के टाइम पर भी कई पार्ट्स जो है इंडिया में यहाँ पर ट्रेडिशनल वेज़ यूज़ करे जाते हैं ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें वेदर को, ठीक है? तो पहले से ही हमको पता चल जाता है कि मॉनसून आने वाला है ना? बारिश हो सकती है। ये देखो नेचर के क्लूज़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो जो चींटियाँ होती हैं अपने एग्स को शिफ्ट कर दी होती हैं ग्राउंड में, है ना? तो नेचुरल बिहेवियर है, उनको पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर देखो फ्रॉग्स जो होते हैं, मेंढक जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना आवाज़ करने लगते हैं फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में। हमने आपको पढ़ाया था ना जो हमारे देश का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, 3 साइड से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुलर कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो है ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो वेस्टर्न घाट्स साइड जो है ये पाया जाता है ये फ्रॉग, तो वहाँ पर जो है आवाज़ करने लगता है, जब पानी गिरने वाला होता है। अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है पाइन कोन्स की, ये जो है हमारे पास रखा हुआ है घर में। पता है? तो इस ये ना खुल जाता है और बंद हो जाता है, तो ये नेचुरल मैकेनिज़्म है, तो इससे ना एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी पता चलती है। फाइन कोन्स जो होते हैं ह्यूमिड कंडीशन को बता देते हैं, मतलब कि जो फाइन कोन्स जो होते हैं ना बंद हो जाता है ह्यूमिड कंडीशन में, ठीक है? ताकि अपनी सीड्स को वो बचा सके। और खुल जाता है जब ड्राई कंडीशन होती है। ओके, तो इससे हमको वेदर पता चलता है ना, ह्यूमिडिटी पता चलती है। मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है जिसमें हम वेदर के बारे में और उसकी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। है ना? हम वेदर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम मेट्रोलॉजी कह देते हैं। इसलिए हमारे देश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पूरा। ओके, तो स्टडी करते हैं हम वेदर को ताकि हम फोरकास्टिंग कर सकें, है ना? तो वेदर फोरकास्टिंग तभी हो पाती है। तो लास्ट फ्यू सेंचुरीज़ में 1 सेंचुरी हमने आपको पढ़ाया था कि 100 साल की होती है। तो कुछ सेंचुरीज़ पहले जो है तो साइंटिस्ट ने काम किया कि किस तरीके से वो मॉनिटर कर सकें, मेज़र कर सकें, है ना? जो एलिमेंट्स हैं वेदर के उनको। ताकि अच्छे से हम प्रॉपर चीज़ें बता सकें, फ़ोरकास्ट कर सकें कि आगे क्या होने वाला है। इन्हीं इनपुट्स के बेस में मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्होंने कोशिश की जो वेदर के बारे में पढ़ते-लिखते हैं ना, तो उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने कोशिश की कि वो प्रेडिक्ट कर सके वेदर को किस तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन में होता है ना? तो कुछ घंटों बाद, कुछ जो दिनों बाद और कुछ जो हफ्तों बाद, है ना? तो वेदर के बारे में हमको पता चलेगा तभी तो हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएँगे, है ना? मतलब पहले से अवेयर हो जाते तो लोग प्रोटेक्शन कर लेते हैं अपनी चीज़ों का। ओके, तो किस तरीके से वो करते हैं? तो क्या वो स्काई को देखते हैं या फिर जो गेस लगाते हैं नेचर से कुछ डिराइव करते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है? नो, वो जो है कुछ कूल गैजेट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो है वो वेदर को बता सके, ठीक है? तो गैजेट्स का यूज़ करते हैं वो। वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या है ये हम देखते हैं। तो आपने अपनी ग्रेड 6 की टेक्स्ट बुक जो है क्यूरियोसिटी तो उसमें जो है आपने रीड किया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, है ना? थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा होगा जिससे हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर, ठीक है? क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। आपने पढ़ा होगा जो टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे कि सेल्सियस स्केल होता है और एक जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है? जनरली सब लोग सेल्सियस का ही यूज़ करते हैं कि इतना आज टेम्परेचर है, इतना कल था, ओके? तो कूल टेम्परेचर ऑफ जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस है मतलब कि टेम्परेचर बहुत कम है ना? और कई जगह जैसे अंटार्कटिक वाले रीजन में तो माइनस पे पहुँच जाता है टेम्परेचर, ओके? तो 15 डिग्री इज़ वेरी कोल्ड है ना? ठंडी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो 15 डिग्री तो ऐसे ही सेम 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है? तो फ़ारेनहाइट जो है अगर हम इसको बोलेंगे ना कि टेम्परेचर ठंडी के बारे में बात करें 15 डिग्री जो है सेल्सियस अगर बात है तो इज़ इक्वल टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पर, ओके? इतना समझ गए आप? यहाँ पर देखो स्नो मेल्ट हो रही है ना? तो जो है टेम्परेचर अब जो है बढ़ रहा है ना? यहाँ पर देखो क्लाउडी वेदर है, बहुत ज़्यादा जो है बादल हैं, तो थोड़ा-थोड़ा ठंड बढ़ती जा रही है।
यहाँ पर देखो विंटर्स में जो है ठंड में हमने देखते हैं कोकोनट ऑयल जो होता है जम जाता है ना, सॉलिड बन जाता है वो। तो इस टाइम पर जो है सरसों का तेल यूज़ किया जाता है या फिर जो कोकोनट ऑयल को जो है गर्म करना पड़ता है। घी भी जो होता है ना वो जम जाता है। ओके, जो कर्ड जो होता है अच्छे से सेट नहीं हो पाता है विंटर्स के टाइम, तो ज़्यादा टाइम लगता है दही बनने में भी। ओके, तो ये हमने देखा। तो कई सारे टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं जिससे हम मेज़र करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर को। एम्बिएंट एक जो आस-पास की सराउंडिंग्स का हो गया ना, पास में बस, ठीक है? जो आस-पास की चीज़ें हैं उसको मेज़र करने के लिए टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कई सारे थर्मोमीटर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो अदर रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डे में कितना रहा ये भी देखा जाता है। थर्मोमीटर्स को यूज़ किया जाता है जिसमें कलर्ड लिक्विड होता है जो कि एक्सपेंड होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो लिक्विड होता है ना फैल जाता है, ठीक है? मोर एंड मोर जैसे डिजिटल थर्मोमीटर्स भी प्रेफ़र किए जाते हैं, जो डिजिटल थर्मोमीटर्स का भी यूज़ किया जाता है। आजकल तो एआई का बहुत यूज़ हो रहा है ना? तो उसको यूज़ किया जाता है ताकि एकदम प्रिसाइज़ एकदम एक्यूरेट जो है टेम्परेचर जो डेटा वग़ैरह हम बता सकें। ठीक है, तो सच है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम जो यूज़फुल स्टैटिस्टिक्स निकाल सकें। स्टैटिस्टिक ऐसी टेक्निक होती है कि हम जो है क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एनालाइज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को। एक इन्फॉर्मेशन हमने आप निकाली और उसको जो है हम देख रहे हैं, प्रॉपर एनालाइज़ कर रहे हैं कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन है। उस डेटा को हम उससे ना पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हाँ, पहले इतना टेम्परेचर हुआ करता था 1990s में, अब तो बहुत बढ़ गया है। जो उस टाइम पर मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर हमने देखा, फिर आज के टाइम पर देखो 2025 में भाई साहब कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टैटिस्टिक के बेसिस पे हम निकालते हैं। ओके, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है मैक्सिमम और मिनिमम सॉरी मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में 24 घंटे में, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर निकलता है। मीन डेली टेम्परेचर जो होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर तो उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो उससे मीन डेली टेम्परेचर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने आपको बताया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, उसका देखो ये लोगो भी है। तो भारतीय मौसम विज्ञान, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये सेटअप किया गया था 1875 में, ठीक है? 1857 में ये सेटअप किया गया था अंग्रेज़ों के टाइम पर। आप देख रहे हो अंग्रेज़ों ने ये सेटअप किया था। ऐसे ही ना उन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट सेटअप किए थे हमारे देश में, ताकि वो हमारे देश को अच्छे से समझ सकें। बॉटनी हो गया मतलब प्लांट, जीव-जंतु, पौधे हर चीज़ को वो समझ रहे थे, हमारे देश की मिट्टी को भी समझ रहे थे। ताकि जो है पूरी तरीके से हमारे देश का यूज़फुल यूटिलाइज़ेशन कर सके, वो अपने फ़ायदे के लिए हमारे देश को पूरी तरीके से कॉलोनी बना कर के रखा था उन्होंने, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। तो हमारे देश का मौसम, हमारे देश की हवा, हर चीज़ को वो समझ रहे थे। ओके? तो इसका मोटो है आदित्य जयते विरिष्टि। इसका मतलब है कि फ्रॉम द सन अराइजेज़ रेन। तो ये जो कोट है ना, ये जो फ्रेज़ है, ये एंशिएंट टेक्स्ट एक मनुस्मृति एक बुक है। इसके कई सारी कंट्रोवर्सी भी है इसके जो रिलेटेड। मतलब इसमें कई सारी बुरी चीज़ें भी हैं, कई ठीक-ठाक भी हैं, तो कई सारे लोग इसको पसंद नहीं करते इस बुक को। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रॉम द सन अराइजेज़ रेन, फ्रॉम द रेन कम्स फूड। तो जब सूरज निकलता है मतलब ये बताते हैं, तो फिर उसके बाद में जो है एंड फूड से हमारी ज़िंदगी चलती है। सन निकलता है, सूरज की रोशनी आती है, फिर उसके बाद में जो इवेपोरेशन होता है, आपने पढ़ा होगा अगर, जो है तो ना उसमें वाटर साइकिल देखने को मिलती है। फिर बारिश होती है, बारिश होने की वजह से फसलों को पानी मिलता है और खाना उगता है, ठीक है? फूड निकलता है, फिर फूड हम खाते हैं, तो हम जीवित रहते हैं, ठीक है? तो यही यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो अब हम आगे का देखते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश का चार्ट दिया हुआ है टेम्परेचर का। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो भी यहाँ पर दिया है मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये देखो 28 जो 2nd फरवरी की बात की गई है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री, 16 डिग्री, तो ये टेम्परेचर बताया हुआ है आपको। ओके, अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। अगर न्यूज़ आती है कि पर्टिकुलर किसी प्लेस में जो है 30 एमएम जो है वो रेनफॉल देखने को मिली है 1 दिन में, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, रेनफॉल को किस तरीके से मेज़र किया जाता है? ओके, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेज़र किया जाता है, हम रेन गेज के थ्रू हम मेज़र करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर को थर्मामीटर के थ्रू मेज़र करते हैं और डिजिटल गैजेट्स के थ्रू मेज़र करते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से जो है प्रेसिपिटेशन को हम रेन गेज के थ्रू मेज़र करते हैं, ओके? तो जब बारिश होती है ना, तो पानी गिरता है ना? फ़नल में गिरता है, ये देखो। यहाँ पर जो है पानी आ रहा है, ठीक है? तो इसमें आता है और कलेक्ट करता है सिलिंड्रिकल एक जो कोन बनाया हुआ है इसमें, तो इसमें देखो फ़नल है ये, फ़नल से जो है पानी निकल रहा है, ये स्केल बना हुआ है, मेज़र करते हैं इससे, ठीक है? कि कितना पानी गिरा है।
ओके, तो स्केल के अटैच किया क्योंकि ना इससे हम देख पाते हैं कि पहले के टाइम पर कितनी बारिश होती थी और आज के टाइम पर कितनी बारिश हो रही है। स्केल को अटैच किया गया है सिलेंडर से ताकि जो है मेज़र कर सके कितना रेन वाटर कलेक्ट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट अगर हम देखें वाटर कलेक्ट किया गया है 5 एमएम है ना? 5 एमएम जो है वाटर कलेक्ट किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो है पानी गिरा कितना गिरा 5 एमएम गिरा है पानी इस बार। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब जो है थर्ड चीज़ के बारे में हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडीज़ जो होती हैं, हम अवेयर होते हैं टेम्परेचर के एंड रेनफॉल के, है ना? हमको अवेयरनेस होती है, हमको पता होता है इन चीज़ों के बारे में हमारे शरीर को। बट आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि वेदर कभी-कभी ना जो मौसम होता है, ऐसा फ़ील होता है कि हेवी है बहुत ज़्यादा, है ना? कि बिजली गिरने के पहले थोड़ा जो तूफ़ान वगैरह के पहले थोड़ा हेवी फ़ील होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये रिलेटेड होता है क्योंकि प्रेशर जो होता है जो एयर का होता है ना हमारे आस-पास होता है, ठीक है? तो हम जो यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर आस-पास जो है हमारे ऊपर, हमारे आस-पास एयर प्रेशर देखने को मिलता है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, पास बहुत ज़्यादा होता है सी कोस्ट में, ठीक है? सी कोस्ट के अगर आप आस-पास होगे तो वहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है ज़्यादा। एंड बहुत कम होता जाता है जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है? माउंटेन्स में ऊपर जाते-जाते ना तो प्रेशर कम होता जाता है। जब कोई पहाड़ चढ़ता है ना, जब भी पहाड़ चढ़ते हैं, माउंटेन चढ़ते हैं, तो एयर जो होती है ना थिनर होती जाती है, ओके? पतली होती जाती है, इसलिए जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो साँस नहीं आती अच्छे से, ओके? प्रेशर भी कम होता जाता है और एयर भी कम होती जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, ठीक है? तो एयर भी कम हुई, है ना? तो ये चीज़ें समझनी होती है। एज़ अ रिज़ल्ट एयर प्रेशर जब कम होती है तो हमको कम ऑक्सीजन मिलता है ना? जब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो लंग्स को साँस लेने में दिक्कत होगी, है ना? विथ लेस ऑक्सीजन जब कम होता है तो हमारे ब्लड में कम ऑक्सीजन पहुँचेगा, ऑक्सीजन तो आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे जो बॉडी में सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? तो यहाँ पर जो है हमारी बॉडी जो है बहुत ही हार्ड हो जाएगी मूव करना, है ना? क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मूव कैसे करेंगे? ऑक्सीजन की वज़ह से ही हमारी ज़िंदगी है ना? तो इसलिए जो है लोग जो हैं उनको ना ब्रेथलेस फ़ील होने लगता है, डिज़ी फ़ील होने लगता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब वो ऊँचाई पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एयर पार्टिकल्स बहुत थिनर होते हैं, यहाँ पर हवा जो बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है हमें, तो हम जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करने लगते हैं, ओके? तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हाई होता है प्लेन्स में और कोस्ट में, ठीक है? अगर हम ये मान रहे हैं कि ठीक है माउंटेन्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन एरियाज़ हो गए या फिर कोस्टल एरियाज़ हो गए, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि इनफैक्ट अगर हम देखें समटाइम्स ना बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, ठीक है? कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से कम हो गया, तो इसको मेट्रोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? डिप्रेशन कह देते हैं, ठीक है? लो प्रेशर सिस्टम को डिप्रेशन कह देते हैं, है ना? ये कभी-कभी डेवलप हो जाता है स्टॉर्म एंड साइक्लोन की वजह से। जब साइक्लोन वगैरह होता है ना, तो कोस्टल एरियाज़ में भी प्रेशर कम हो जाता है। इसी को हम डिप्रेशन कह देते हैं, लो प्रेशर सिस्टम कह देते हैं। यहाँ पर देखो कूलर जो एयर होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। शायद हमने आपको ठंडी हवा के लिए लो प्रेशर हाई प्रेशर बोल दिया है। सॉरी पहले शुरू में, है ना? तो कूलर एयर जो होती है, जो ठंडी हवा होती है ना, उसमें बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है? और जो हाई प्रेशर वाली जो होती है क्या वार्म एयर होती है। तो जो वार्म एयर होती है ना, वो नीचे की तरफ आती है और ठंडी हवा जो होती है, ऊपर की तरफ जाती है। माउंटेन वाले का यहाँ पर समझाया हुआ है आपको, ठीक है? अभी देखते हैं इस फिगर के बारे में भी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर, ठीक है? तो जैसे कि थर्मोमीटर्स की कई सारे टाइप के होते हैं, वैसे ही व बैरोमीटर्स भी ना कई सारे टाइप के होते हैं। इसमें जो यूनिट होता है वो मिलीबार होता है, ठीक है? मिलीबार को एमबी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी कोस्ट पे होता है 1013 जो होता है मिलीबार और प्रेशर बिलो 1000 मिलीबार जो है इंडिकेट करता है कि डिप्रेशन है। ओके मतलब नॉर्मल जो है 13 10-13 हो गया मिलीबार। पर अगर 1000 से कम हुआ, ठीक है? तो मतलब कि डिप्रेशन है, वहाँ पर जो है चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, ओके? पीपल जो है जर्नी जब भी लोग जो होते हैं घूमने जाते हैं प्लेसेस में, पहाड़ी इलाके में जाते हैं ना हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा-थोड़ा पॉज़ लें, है ना?
ताकि वो ना एडजस्ट कर पाएँ जो क्लाइमेट सिचुएशन है ना एसिमिलेटाइज़ कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशन में, है ना? तो एकदम से क्लाइमेट बदलता है ना तो बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तबीयत खराब हो जाती है। ओके, आर्मी पर्सनल जो होते हैं हाई एल्टीट्यूड रीजन में जैसे हमारे देश में है ना जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला रीजन, वहाँ पर जो है सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पर आर्मी पर्सनल रहते हैं, ठीक है? खारदुंगला जो लद्दाख हो गया ऐसे एरिया में तो 5600 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है? तो सी लेवल मतलब कि आप समझो कि इतना ऊँचाई में वो रहते हैं, है ना? तो बहुत ही इमेजिन करना हार्ड है कि किस तरीके से वो लोग रह रहे होते हैं, है ना? किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो उनको अपनी बॉडी को उस हिसाब से अडैप्ट करना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर जो होता है ना, बहुत ही कम होता है। 650 आपको बताया ना 1000 से कम हुआ मतलब कि डिप्रेशन पहुँच गए, है ना? मिलीबार। यहाँ पर तो 650 हो गया, है ना? तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। विंड, अब जो विंड की बात करते हैं तो विंड मूवमेंट ऑफ एयर होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का मूवमेंट होता है। स्पीड एंड डायरेक्शन जो होती है 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किस तरीके से हम जो विंड को डिफाइन करते हैं। ओके? यहाँ पर देखो ये सीड्स वगैरह जो विंड में फ्लाई करते हैं ना तो पॉलिनेशन होता है, दूसरे पौधे में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं ये, ठीक है? अगर फ्लाई ना करें तो ढंग से जो है हमारे एनवायरनमेंट पे भी, नेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो विंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वेदर का। इसकी डायरेक्शन और स्पीड हमको हेल्प करती है वेदर फोरकास्टिंग में। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो दूसरी चीज़ें देखी जाती है ना? उससे अलग चीज़ें पता चलती है वेदर की। तो ऐसे ही ना एयर पायलट्स होते हैं, सेलर्स हो गए जो नाव वगैरह चलाते हैं, तो जो पायलट्स होते हैं ना वो जो जहाज चलाते हैं, ठीक है? प्लेन वगैरह चलाते हैं, तो उनको विंड का डेटा का ध्यान रखना होता है, ठीक है? ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो उनको किस तरीके से डायरेक्शन लेना है, किस तरीके से स्पीड मेंटेन करनी है। तो विंड का बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है फ्लाइंग में एंड सेलिंग में, है ना? जो नदी सॉरी जो नदी में भी बात कर लो, अगर समुद्र में जो जाते हैं, सेलिंग वगैरह करते हैं और जो आसमान में जो उड़ते हैं वो भी। फार्मर्स जो होते हैं उनको भी विंड का ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना होता है, ओके। और वो विंड के डायरेक्शन को देख कर के प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ, बारिश हो सकती है। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं। तो अगर ज़्यादा स्पीड होती है विंड की तो उसकी वज़ह से सॉइल क्या होती है, सूख जाती है। हवा की स्पीड बहुत तेज़ है ना, तो जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है ना? तो उसको ज़्यादा फिर और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि क्रॉप्स लगानी होती है ना? तो इस तरीके से हम मेज़र की जाती है, किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्शन एंड स्पीड जो विंड की है। विंड वेन और जो वेदर वेन जो होता है, ये रोटेटिंग आर्म होता है। यहाँ पर इमेज भी दी गई है, इस तरीके का विंड वेन होता है, ठीक है? ये जो आपको पिक्चर बताई गई है, ओके? तो ये जो है ये विंड ब्लो मतलब जब हवा चलती है ना, तो ये जो इसकी पूँछ है ना, ये हिलती है। हवा चलती है, इसकी वज़ह से ये हिलता है, तो उसकी वज़ह से जो जिस तरफ से हवा चल रही होती है ना, ये घूम जाता है उस तरफ। ओके? तो पॉइंटर जो है उस तरफ हो जाता है डायरेक्शन जिस तरफ से विंड आ रही होती है। ओके? तो ये रिस्पॉन्ड करता है जो अगर हल्की-फुल्की हवा भी आ रही होती है उसको भी। यहाँ पर देखो एनोमीटर के बारे में भी बताया गया है, ये फ़ोटो दी हुई है। विंड जो वेन होती है तो जैसे हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर होता है, वैसे ही जो है विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए एनोमीटर होता है। ओके, एनीमोमीटर। तो ये विंड वेन जो होती है, जो ट्रैमिक में इसको विंड शॉक भी कहते हैं। तो ये पायलट्स को जो है इंडिकेशन देती है भाई किस दिशा में तुमको जाना है, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, है ना? जो प्लेन उड़ाते हैं ना उनको। तो सिमिलर जो शॉक देते हैं जो ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो एशेज़ और गैसेज़ वग़ैरह हैं ना, उनके लिए रिलीज़ कर सकें इसको, ठीक है? तो हवा के थ्रू ही तो रिलीज़ करेंगे ना। तो इसमें जो है 3 या फिर 4 कप होते हैं मेटल के, ये देखो एनोमीटर आपको बताया ना, ये कप लगे हुए हैं मेटल के, ओके। तो ये जो कप होते हैं ना, ये रोटेट करते हैं वर्टिकल शाफ्ट जो होता है, जैसे ही हवा चलती है ना, तो ये घूमते हैं। इस अगर विंड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ये ज़्यादा तेज़-तेज़ घूमने लगेंगे, ओके? तो मीटर जो है अटैच होता है बॉटम से जो नीचे ये देखो यहाँ पर जो है अटैच है ये नीचे, है ना? तो वो काउंट करता है कितने टाइम जो है एनोमीटर स्पिन किया, कितना घूमा है वो ये, इससे कैलकुलेट कर पाते हैं हम स्पीड विंड की, है ना? कितने किलोमीटर पर आवर जो हर किलोमीटर कितना मतलब ये घूमा है, तो इससे पता चल जाता है। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है लास्ट एलिमेंट होता है वेदर का हमारी लिस्ट में, ओके।
तो ये जो है रिफर करता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जितना भी वाटर वेपर है, जितना भी जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर देखने को मिल रहा है, वो ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, ठीक है, लोकेशन। तो इससे हम जो है मेजर कर पाते हैं। यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि क्या आप मेज़र कर सकते हो ह्यूमिडिटी को किस तरीके से मेज़र किया जाएगा, कौन-सी जगह ज़्यादा है। कोची एंड जयपुर अगर दोनों को देखें हैं, तो किस जगह पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी? आप गेस कर सकते हो कोची को जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है जयपुर से ज़्यादा, क्योंकि ये सी के पास में लोकेटेड है। ओके, यहाँ पर जो है इवेपोरेशन हो रहा होता है ना ज़्यादा जो समुद्र के पास में। ओके, और जयपुर की अगर बात करें वो तो रेगिस्तान वाला इलाका है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा कैसे होगी? जहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी होती है। जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट है ना ब्राज़ील, वहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। ओके, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से आप श्योरली बता सकते हो कि कोची में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अगर आप कंपेयर करो ह्यूमिडिटी लेवल कोची एंड मैंगलोर का, तो आपको किस तरीके से करोगे? ओके, तो ये हम पढ़ेंगे अभी। तो हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को प्रिसाइज़ली किस तरीके से हम जब मतलब लर्न करेंगे कि हम किस तरीके से मेज़र कर सकें ह्यूमिडिटी को। हमें तो मेज़र करना नहीं है, किताब में दिया हुआ है तो पढ़ लो, है ना? ये मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वही करें ये सब काम। ओके, तो हम आगे बढ़ने से पहले जो है हम साइंस की किताब जो है आपकी जो बुक थी 6th ग्रेड की, उसमें स्टेट्स ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा, तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ह्यूमिडिटी को मेज़र किस तरीके से करते हैं। ओके, तो याद कर लो भैया, जो वाटर इवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है ना, इवेपोरेट होता है, गैसियस फॉर्म बनता है। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है एयर में, ठीक है? गैसियस फॉर्म में है पानी बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए जो है पानी ना कम स्लोली इवेपोरेट होगा अब, है ना? तो ये टिपिकली रेनी डेज़ में हमको देखने को मिलता है। बारिश के टाइम पर ना ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में एयर में जो पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो उस टाइम पर अगर कपड़े भी डालो ना, सूख नहीं पाते ढंग से जल्दी, है ना? क्योंकि वाटर इवेपोरेट धीरे-धीरे होता है। गर्मियों में डालो फटाफट कपड़े सूखते हैं, है ना? क्योंकि वहाँ पर जल्दी-जल्दी हो जाता है वाटर इवेपोरेट। तो ये देखने को मिलता है, हवा बन जाता है पानी, हवा में उड़ जाता है, मतलब कि गैसियस फॉर्म में हो जाता है। ह्यूमिडिटी जो एयर में होती है उसको मेज़र किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। ओके, एयर जो होती है जिसमें कम वाटर वेपर होता है, उसको 0% के साथ में रेट करते हैं। वाटर वेपर नहीं है तो हवा में, तो कैसे हम उसको देख सकते? तो ऐसी कंडीशन होती ही नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशन है नेचुरल कंडीशन में। जहाँ पर एयर सैचुरेटेड होती है, वहाँ पर वाटर वेपर जब ज़्यादा होता है ना, ह्यूमिडिटी 100% देखने को मिलती है, ठीक है? वाटर वेपर ज़्यादा है तो 100% है ह्यूमिडिटी, है ना? तो अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो ड्राई वेदर जब सूखा होता है ना, ऐसे ही मौसम चल रहा है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी का रेंज होती है 20 से 40%। बाकी ह्यूमिड वेदर जो है फॉल्स ह्यूमिड वेदर हम जनरली किसको बोलते हैं, 60 टू 80% जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। ओके, जैसे कि दिल्ली की हम बात करें तो वहाँ पर 52% ह्यूमिडिटी जो दिल्ली में है 52% है, व्हाइल कोची में 84% है, क्योंकि कोची जो है केरला में पड़ता है। केरला जो है वो कोस्टल स्टेट है, कोस्टल स्टेट में वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर समुद्र है, तो इसलिए वहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर कपड़े सुखाए जाएँ, तो जो गीले कपड़े हैं कहाँ पर जल्दी सूखेंगे? दिल्ली में जल्दी सूखेंगे कोची के कंपेयर में, है ना? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है पहले से, तो यहाँ पर इवेपोरेशन जब होगा, तो धीरे-धीरे होगा। पर दिल्ली में ह्यूमिडिटी कम है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन फटाफट हो जाएगा। ओके, तो हम जो है हमें पसीना कहाँ पर ज़्यादा आएगा? ठीक है, अज़्यूम करो टेम्परेचर अगर दोनों प्लेसेस में सेम है टेम्परेचर, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर जो पसीना तो आता है हमें, पसीना आता है पर वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है, इसलिए जो है हम ठंडा-ठंडा फ़ील नहीं कर पाते। जब गर्मी होती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेट होती है ना? तो उसकी वज़ह से क्या होता है, हमारी जब इवेपोरेट हो जाता है पसीना, तो हम ठंडा-ठंडा फ़ील कर पाते हैं। पर जब क्या होता है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, हाई ह्यूमिडिटी, वहाँ पर जो है हमको पसीना तो आ रहा है, पर वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है स्किन से, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में वाटर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इवेपोरेशन धीरे-धीरे होता है। इसलिए जो है हमको जो है हम ठंडा नहीं फ़ील कर पाते, ठीक है? ठंडा नहीं फ़ील करेंगे तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी, और ज़्यादा गर्मी लगी थी, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी फ़ील होगी, सॉरी हॉट फ़ील होगा हमको, हॉट फ़ील होगा तो उसकी वज़ह से क्या होगा, और ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है? तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर पसीना भी ज़्यादा आता है, सिंपली ये है।
तो किस तरीके से मेजर करेंगे हम इन नंबर्स को? तो थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर, ठीक है? तो ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं हम। अगेन यहाँ पर भी कई टाइप होते हैं हाइग्रोमीटर के, ठीक है? इतना घुसना नहीं है हाइग्रोमीटर के टाइप्स में। डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल जिस तरीके से उनको मेजर किया जाए। तो मेट्रोलॉजिस्ट करें ये काम, है ना? हम पढ़ लेते हैं अपनी जो किताब में दिया हमको। ठीक है? तो मेजरमेंट जो होता है ह्यूमिडिटी का, ये ग्रेटर इन मतलब इम्पोर्टेंस तो है भई, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इम्पोर्टेंस है, फूड प्रोसेसिंग में भी इम्पोर्टेंस है, म्यूज़ियम में भी, क्योंकि मॉनिटर करना ह्यूमिडिटी को ये ज़रूरी होता है। क्योंकि इन लोगों को ना मेंटेन करना होता है ड्राई एनवायरनमेंट, ताकि जो है अपना सामान वगैरह उसको प्रोटेक्ट कर सके, है ना? जैसे कि अब म्यूज़ियम वगैरह में बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें हैं, तो वो खराब हो जाती हैं, है ना? अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी, क्लाइमेट वेदर वगैरह अफ़ेक्ट करेगा, तो उनको ड्राई एनवायरनमेंट मेंटेन करना था। फूड प्रोसेसिंग, जो खाना पैक्ड फूड होता है ना, फूड प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो उसको भी मेंटेन करना होता है। तो यही चीज़ है, इसकी वज़ह से ह्यूमिडिटी देखना पड़ती है उनको। वेदर स्टेशन, यहाँ पर देखते हैं हम, आप देख सकते हो यहाँ पर सेवरल इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर के जो वेदर के हमने एलिमेंट्स देखे, उनके इंस्ट्रूमेंट देखे किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो वेदर जो है, वेदर स्टेशन जो है, इससे ना सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में आ जाते हैं। वेदर स्टेशन में सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम मेजर कर पाते हैं वेदर को ईज़िली। जब वेदर के सारे एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उनको मेजर कर लेते हैं, उस हिसाब से हम वेदर बता देते हैं उस जगह का। ओके, तो रीडिंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना और ठीक है रेगुलर इंटरवल्स में उनको चेक करते रहना, ताकि हम मैप कर सके, है ना, किस तरीके से, और फोरकास्ट कर सके वेदर जो है, मौसम किस प्रकार का रहने वाला है। ओके, एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, तो इसमें ना कई सारे सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है? खुद से काम कर रहे हैं वो मशीनें, है ना? तो वेरियस सेंसर्स लगे होते हैं, ताकि मेजर कर सके, रिकॉर्ड कर सके डेटा को, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो इन स्टेशंस में ना कई सारी जैसे तो इनको यूज़ किया जाता है इन स्टेशंस को, ताकि हम एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, जो उड़ान मंत्रालय होता है ना, मिनिस्ट्री नहीं मतलब, जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, तो उसके लिए नेविगेशन के लिए कि प्रॉपर नेविगेट कर सके, हाँ, इस दिशा में जाना है, इस शिप को इस दिशा में जाना है, ठीक है? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सो ऑन, तो इसके लिए हम एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम ह्यूमन के जो चीज़ों को मतलब ढंग से हमारा कामकाज चल पाए। और वेदर स्टेशन जो है, उसमें तो ह्यूमन का इंटरवेंशन ज़रूरी होता ही नहीं है, वहाँ पर जो है ऑटोमेटेड जो वेदर स्टेशन होते हैं, ये सेल्फ ऑपरेटिंग होते हैं, खुद से ही काम करके खुद से ही बता देते हैं सब कुछ, ठीक है? डोंट मिस आउट, ये देखते हैं हम 2023 में जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए जो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था 2005 में, ठीक है? तो उसके थ्रू जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड जो है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। क्योंकि 2004 में सुनामी आई हुई थी ना देश में, इसलिए जो है जो साउथ ईस्ट एशिया में सुनामी आई थी, पूरा जो आपने देखा होगा, सुना तो होगा। तो उसकी वजह से हमको पता चला कि हाँ यार, ये भी ज़रूरी है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेकर के आ गए हमारे देश में, ठीक है? तो जो यहाँ पर ऑटोमेटेड जो एनडीएमए है ना, वो सेटअप करती है, हम ये यहाँ पर ए लिखना भूल गए हैं ना, एनडीएमए। तो यहाँ पर जो है ये सेटअप करती है क्या? ऑटोमेटेड जो वेदर स्टेशन है, ग्लेशियर लेक में सिक्किम में सेटअप है, यहाँ पर 4800 मीटर्स इतना ऊँचाई पे सेटअप है। जो एडब्ल्यूएस है ना, ये प्रोवाइड करता है अर्ली इन्फॉर्मेशन और वेदर कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। तो मशीनों का कमाल है ना? अब वेदर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, ये भी देख लेते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट जो है कलेक्ट करते हैं डेटा, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? कई टाइम तक देखते रहते हैं उनको, फिर उसके बाद में डेटा जो होता है उसको स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है, ताकि प्रिडिक्ट कर सकें हम वेदर को, है ना? तो प्रॉपर्ली स्टडी की जाती है। ये जो प्रिडिक्शन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज मतलब कि हमने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसेज़ हैं ना, मीथेन वगैरह, ये बढ़ रही हैं, जिसकी वज़ह से हमारे देश में, सॉरी, हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो प्लैनेट है, उसमें जो है हीट बढ़ती जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज की वज़ह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले, जैसे कि सूखा पड़ रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, साइक्लोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, तो कई सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। यहाँ पर देखो आपको चीज़ें बताई हुई हैं, आईएमडी की वार्निंग होती है, ठीक है? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन है, ठीक है? और इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो अ, ऑर्गनाइज़ेशन है आईएमओ, तो इनका जो है वार्निंग होती है, जैसे कि ग्रीन देते हैं ये, मतलब कि कोई वार्निंग नहीं, सब कुछ ठीक-ठाक है। वॉच, ठीक है, येलो कि येलो वाली कि अपडेटेड रहो भई, कुछ भी हो सकता है। अलर्ट कि हाँ, बिल्कुल तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, वार्निंग अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। रेड हो गया, ठीक है, वार्निंग के ये जो होती हैं, ये कलर के थ्रू ये बताते हैं।
अब यहाँ पर देखो आपको इमेजेस के थ्रू आपको समझाया गया है। ये जो तेज़ वाला है ना बिजली वाला ये बहुत ज़्यादा है ना? 1 बिजली वाला और 2 बिजली वाला। 2 बिजली वाला यहाँ पर जो है ओले वगैरह गिरने वाले हैं, 1 बिजली वाला थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग देखने को मिली। ये देखो थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। टेम्परेचर के बारे में हीट वेव देखने को मिली है। यहाँ पर देखो हीट वेव बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हीट वेव यहाँ। तो ये आपको भारत का समझाया गया है ये मैप के थ्रू, है ना? तो वेदर वार्निंग दी गई है इंडिया की 19 मई 2024 को। तो इस तरीके से मैप भी पब्लिश कर देते हैं कि भई समझ जाओ, है ना? एक्यूरेट प्रेडिक्शन हमें हेल्प करते हैं कि हमें इन इवेंट्स के लिए रेडी हो जाएँ, है ना? तो इसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट जो होती है, वो मोबिलाइज़ करते हैं रिसोर्सेज़ वगैरह और प्रिपेयर करते हैं, कोई डिज़ास्टर आ सकता है, फ्लड वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जैसे तूफ़ानी जो मौसम देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो समुद्र में ना फिशरमैन वगैरह होते हैं, जो मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो उनको वार्न किया जाता है कि भई अपना ज़्यादा दूर वगैरह मत जाना, ठीक है? अपनी बोट को सँभाल के रखना, अपने पास में आ जाना, कोस्टल एरिया को जो प्रॉपर्ली इवैक्यूएट किया जाता है, खाली करवा देते हैं। अगर जो साइक्लोन वाली सिचुएशन देखने को मिल रही होती है ना, बे ऑफ बंगाल में जो है ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, ये वाले एरिया में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। यहाँ पर ऐसी कंडीशन प्रॉपर बन जाती है 27 डिग्री सेल्सियस वगैरह टेम्परेचर वगैरह प्रॉपर हो जाता है, तो यहाँ पर जो है साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना खाली करवा देते हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिली है। आप जो है मैप को प्रॉपर्ली देखो, है ना? ये मैप जो है आपको बताया गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है, ठीक है? तो 19 मई जो 2024 में इस ना स्टडी आइकॉन्स दिए गए हैं यहाँ पर कनेक्ट करो कंडीशंस जो मैप में दी गई हैं। आपको देखो ये जो फ़ोटो-वोटो बताई नहीं छोटे-छोटे ये बनाए हुए, इसको देख कर के आपको समझना है। ये देखो बारिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है? ये देखो काले बादल, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी यहाँ पर ज़्यादा बने हुए हैं, तो ये तो और ही ज़्यादा बारिश हो रही है। हेवी स्नो देखने को मिली है, स्नो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? नॉर्थ में देखने को मिलेगी, है ना? तो है नहीं स्नो अभी, ठीक है? तो ये सिचुएशन आपको बताई गई है ना? तो मैप को आपको स्टडी करना समझ लिए। मैप को पढ़ के आप बता भी सकते हो, इन क्वेश्चन्स के आंसर भी दे सकते हो, है ना? तो हम अब समरी देख लेते हैं, हमारा चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, है ना? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब हमने देखे, वेदर के एलिमेंट, इनको मेज़र करने के भी इंस्ट्रूमेंट हमने देखे, है ना? तो कंडीशंस जो होती हैं जो एलिमेंट्स हैं, इनके मेज़र किया जाता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके डेटा को कलेक्ट करके हम मॉनिटर कर पाते हैं और प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किस जगह का किस तरीके का मौसम है, वेदर कैसा है और उसके थ्रू हम हेल्प कर पाते हैं लोगों की। ओके, तब से सैटेलाइट्स का भी यूज़ किया जाता है, आपको पता है सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो है ये सब प्रिडिक्ट किया जा सके, है ना? पूरी अर्थ पे निगरानी रखी जाती है, ठीक है? कहाँ पर कौन-सी सिचुएशन देखने को मिल रही है ना? वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कैसा है? कई सारी टाइम्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, सिचुएशन अलग-अलग होती है ना? तो एलिमेंट्स जो होते हैं डोमिनेट करते हैं कई जगह। जैसे कि एक एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है फॉर एग्जांपल रेनफॉल जुलाई में होती है और टेम्परेचर जो है मई एंड दिसंबर में मेजर किया जाता है। जुलाई से लेकर के आप देखो सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो देखने को मिलता है, यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है, ठीक है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहाँ पर जो है ठंड देखने को मिलती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का ज़्यादा आता है, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा जाता है साइक्लोन जब होता है ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा जाता है, ठीक है? अब जब लू वगैरह चलती है विंड जब ना गर्म हवा चलती है, तो उसकी वज़ह से लोगों की तबीयत खराब होती है, तो यहाँ पर जो है हमको हवा के बारे में देखना होता है, प्रेशर के बारे में देखना होता है और विंड को हम मेज़र करते हैं कि उसकी स्पीड डायरेक्शन कैसी है। स्ट्रॉन्ग हॉट एंड डस्टी विंड जब होती है नॉर्थ इंडिया में चलती है ना समर्स में, जब तो फॉरेस्ट जो होती है फायर जब ना जब गर्मी पड़ती है ना सूखा भी पड़ता है उस टाइम पर, तो फॉरेस्ट जो होते हैं ना जैसे तब भी आग लगती है और जब भी ठंड का टाइम होता है ना, उस टाइम पर भी आग लग जाती है क्योंकि सूखे-सूखे जब होते हैं ना पौधे जो मॉइस्चर कम हो जाता है और गर्मी के टाइम पर भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आग लग जाती है पेड़ में, है ना? तो ये देखने को मिलता है। वेदर जो होता है लिंक्ड होता है क्लाइमेट से। क्लाइमेट एक बड़ा टर्म है, ठीक है? इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। और जो वेदर होता है एक छोटी जगह का अगर हम बात करते हैं, क्लाइमेट पूरा एक बड़े लेवल पर बात की जाती है। ओके, तो आपको चैप्टर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।